हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अमृतवानी। आपका स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल फिजिक्स एकेडमी पे। लास्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके थे। आई होप वो सारे क्वेश्चंस आप कर चुके होंगे। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट आता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा क्लास 11th का है और उसे हम थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसका क्या है, यूज है। जितना यूज है उसको हम यहाँ पर देखेंगे, वो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर कौन सा टॉपिक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, उसके बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स यानी कि हमारे पास अगर दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जो कि एक दूसरे से थीटा एंगल पे हैं, तो इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट क्या आएगा। जैसे कि हम 3 इंटू 2 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो ये क्या है, 6 क्या है, 3 और 2 का क्या है, प्रोडक्ट है। समझ आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन है ये। ठीक है, तो वैसे ही हम यहां पर बात करेंगे और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्चुअली में कंडीशन क्या होती है। यहां पर दो केस हो सकता है, अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर दो केस हो सकते हैं। कौन कौन से केस हैं हम लोग देखते हैं। उसके लिए मैं यहां पर दो कॉलम बना देता हूं। फर्स्ट कॉलम में देखते हैं कि जब हम दो वेक्टर ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो स्केलर हो सकता है। समझ में आ रहा है। और जब इन्हीं दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट है वो वेक्टर भी हो सकता है। समझ में आ रहा है, स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। तो स्केलर का जो एग्जाम्पल है वो हम दे सकते हैं किससे, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जहां फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन वर्ग क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। समझ आ रहा है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर क्वांटिटी को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहां पर, तो हमारा रिजल्टेंट जो आ रहा है, सॉरी जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या है, हमारा स्केलर प्रोडक्ट आ रहा है। तो इस रीजन से हम इस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ आ रहा है, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या है, स्केलर है। इसलिए हम इसे क्या बोले, स्केलर प्रोडक्ट। और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, डॉट से, इसलिए हम इसे डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया किसके लिए, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, दूसरा हम यहां बात करते हैं कि जब दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, वेक्टर हो सकता है। समझ आ रहा है, तो इसके लिए एग्जांपल क्या है, इसके लिए एग्जांपल है टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू पोजीशन वेक्टर आर। यहां पर फोर्स भी वेक्टर है और आर भी वेक्टर है और टाउ भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। समझ आ रहा है, टाउ क्या है हमारा, टॉर्क। अभी हम पढ़ेंगे टॉर्क, अगर आप 11th में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो टॉर्क है वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और फोर्स भी क्या है हमारी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आर क्या है, पोजीशन वेक्टर। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो यहां पे सभी क्या है, वेक्टर है। यानी कि दो वेक्टर का जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वेक्टर मिल रहा है। इस वजह से हम इसे क्या बोल रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है, और इसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। अब आइए देखते हैं
कि जो डॉट प्रोडक्ट है, जब दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं या स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो उससे हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, समझ में आ रहा है। जैसे 3 इंटू 2 जब हम करते हैं तो उससे हमें आंसर क्या मिलता है, 6 मिलता है। तो वैसे ही हम ए और बी का जब स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा। अच्छा, यहां से हमारा एक कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हम उसे दो टाइप से कर सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कर सकते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया है किस तरह से स्केलर प्रोडक्ट है और किस तरह से वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले हम ये कि जब दो वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं या स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू या उसकी मैग्नीट्यूड जो आती है वो क्या आती है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। और थीटा हमें पता है क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के बीच का क्या है, एंगल है। समझ में आ रहा है, स्मॉलर एंगल है। समझ में आ रहा है, थीटा तो समझ में आ रहा है ना। ठीक, यही क्या है, याद रखने वाली चीज है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी कॉस थीटा। ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। समझ में आ रहा है, याद रखने वाली चीज ये है। आइए दूसरा यहां पर देखते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, हम यहां पर बस उतनी ही चीजें डिस्कस करेंगे। बताने के लिए इसमें बहुत कुछ है, लेकिन हम उतनी ही चीजें डिस्कस करेंगे जिसका यूज हमारा क्या है, उस टॉपिक में है। ठीक है, तो आइए यहां पर देखते हैं। जब दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। और थीटा हमें पता है क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, या इसे ही हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, और साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एक स्केलर वैल्यू आएगी। समझ में आ रहा है, एक मैग्नीट्यूड आएगा। तो ये तो हमें मैग्नीट्यूड दे रहा है, लेकिन हम यहां पर बता चुके हैं कि जब दो वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। यानी कि यहां पर डायरेक्शन भी हमें देना होगा। तो यहां डायरेक्शन के लिए किसका यूज करेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिट वेक्टर वाला कंसेप्ट, कि किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज होता है। तो यहां पर एक एन कैप यूनिट वेक्टर क्या करते हैं, यूज करते हैं। और एन कैप का जो डायरेक्शन है वो ए क्रॉस बी के प्रोडक्ट के ही डायरेक्शन में है। तो आइए देख लेते हैं कि एन कैप का डायरेक्शन क्या है। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to the vector A and वेक्टर B। समझ में आया, मतलब एन कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है। एन कैप समझ में आ रहा है, ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है वेक्टर ए और वेक्टर बी के, दोनों के ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। समझ में आ रहा है। तो आइए इसका एक बार डायरेक्शन हम लोग देखते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं यहां पर। ठीक है, इसका अब हमें यूज नहीं है, इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, यहां पर याद करने वाली चीज क्या है, ये वाला पोर्शन है। ठीक है, एन कैप लिखिए या नहीं लिखिए, हम यहां पर डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। कैसे शो कर सकते हैं, देखिए आइए उसके डायरेक्शन की बात करेंगे कि एन कैप कौन सा डायरेक्शन शो कर रहा है। चलिए हम यहां पर क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये है हमारा, रुक जाइए, ये है हमारा डायरेक्शन शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा। एन कैप का जो डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, ए क्रॉस बी के प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा। समझ आया, ए क्रॉस बी का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये मान लेते हैं हमारा वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है, ऐसे प्लेन को ऐसे करके रखे हुए हैं, प्लेन को ऐसे करके रखे हुए हैं, और ये हमारा है क्या, जेड एक्सिस।
ठीक है, ये x और ये y और ये z। क्लियर हो रहा है? ये 90 डिग्री पे, ये क्या है 90 डिग्री पे, ठीक है, और ये भी सब क्या है 90 डिग्री पे। ये समझ में, अरे समझ में तो आ रहा है, यही तो है, यही तो है। ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा x है, ठीक है, और ये y है और ये z। ये देखिए, ये x ये वाला, ठीक है, ये x और ये y और ये z। आइए समझ में, तीनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इतना समझ में आ रहा है? तो हम क्या करते हैं, x एक्सिस पे वेक्टर a को शो करते हैं, ठीक है, और वेक्टर b क्या है, मतलब एक्स वाई प्लेन पे हम लोग a और b को क्या करते हैं, शो करते हैं। ये वेक्टर a है और वेक्टर b मान लेते ये है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे, मतलब वेक्टर a ये है और वेक्टर b ये है इस पे, ठीक है, समझ आ रहा है? वेक्टर a ये और ये वेक्टर b वही शो कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में और इन दोनों के बीच का जो क्या है, एंगल थीटा है। इस कंडीशन में a क्रॉस b का जो डायरेक्शन होगा, जो n कैप का जो डायरेक्शन शो कर रहा है, वो क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर। और इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला z एक्सिस है, यानी कि z एक्सिस के अलोंग क्या है हमारा, n कैप है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार यहां पर देखिए, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्स वाई प्लेन। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस ऐसे रखा हुआ है, ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस क्या होगा, ये होगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग शो कर रहे हैं वेक्टर ए, और एक्स वाई प्लेन पर ही हमारा क्या है, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है, और उसी के अलोंग हमारा क्या होगा, वेक्टर एन। समझ में आ रहा है? यानी कि ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट है, इसका जो प्रोडक्ट है, ये जो आ रहा है, उसका डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, जेड एक्सिस के अलोंग, इन दोनों के इस प्लेन के क्या होगा, अलोंग होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, जेड एक्सिस के अलोंग होगा। समझ में आ रहा है? इतनी चीजें क्लियर हुई, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। ये डायरेक्शन तो हमें क्लियर हो गया कि इस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। एक और चीज यहां पर देखते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। क्या हम ये लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए बी साइन थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी भी वैल्यू वही होगी, ए बी साइन थीटा। बट ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। कैसे अलग होगा, आइए देखते हैं। यहां पर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो होगा वो दूसरा होगा, और बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन होगा वो दूसरा होगा। कैसे होगा, ए क्रॉस बी बोलने का मतलब क्या है, हम यहां पर क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। ए क्रॉस बी, ए के ऊपर ऐसे रखेंगे और फिंगर को हम कर्ल करेंगे किस डायरेक्शन में, बी की तरफ, जिधर स्मॉलर एंगल है उस डायरेक्शन में करेंगे, बी की तरफ। ये लीजिए, ऐसे कर्ल किया, और थंब का जो डायरेक्शन है वो हमें शो करेगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। समझ में आया? तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है, ये क्या है, इस प्लेन से आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस प्लेन से आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। समझ में आ रहा है? बट बी क्रॉस ए बोलने का क्या मतलब है, अब हम क्या करेंगे, इस थंब को, मतलब राइट हैंड थंब रूल से हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे, ठीक है, और इस फिंगर को मतलब बी पे रखेंगे, बी क्रॉस ए, तो बी से ए की तरफ जाएंगे, तो बी, और यहां से कर्ल करेंगे फिंगर को ऐसे, और थंब का डायरेक्शन कहां जा रहा है, इनसाइड द प्लेन, ठीक है, प्लेन के अंदर जा रहा है। तो इस कंडीशन में बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन है वो क्या है, इनसाइड द प्लेन, और ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो क्या है, आउटसाइड द प्लेन। समझ में आया? क्यों दोनों अलग हैं, समझ आया? क्योंकि डायरेक्शन दोनों का क्या है, अलग अलग है। यानी कि यहां पर अगर हम दिखाना चाहें तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा ये ऊपर वाला हो सकता है, ए क्रॉस बी, तो नीचे वाला जो डायरेक्शन होगा वो किसका होगा, बी क्रॉस ए का। समझ में आया? ये चीजें समझ में आई? इतना क्लियर है? किसके लिए, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। और इन्हीं चीजों का हमें क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है, डायरेक्शन समझ में आ रहा है, किस तरह से डायरेक्शन हम यहां पर निकाल रहे हैं, ठीक है।
तो इसे आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ रहा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब तो समझ में आ रहा है, पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्विडिस्टेंस जो लाइन होंगी वो ही क्या शो करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ रहा है? पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्विस्पेस्ड लाइन, इक्विस्पेस्ड लाइन जो है वो क्या इंडिकेट करेंगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, इसको थोड़ा बीच में बनाते हैं क्योंकि यहां पे कुछ डिस्कस करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे हम ड्रॉ कर रहे हैं उससे काफी ज्यादा दूर यहां पर कोई प्लस क्यू चार्ज होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है कि नहीं। तो हो सकता हो इसी चार्ज से ये क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही हो, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, दूर पर रखी हुई है। समझ आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये है, तो हम ये मान सकते हैं कि यहां पर कहीं पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, आ रही है। ठीक है, दूसरा हम ये बोल सकते हैं, नहीं ठीक है, और दूसरा हम ये मान सकते हैं कि यहां पर क्या हो सकता है, एक निगेटिव चार्ज हो। अगर इस कंडीशन को मान रहे हैं तो हम ये भी कंडीशन मान सकते हैं कि यहां पर एक निगेटिव चार्ज कहीं दूर पर रखा हुआ है, तो वहां पर क्या हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, इंड हो रही है। समझ में आ रहा है? ये हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और निगेटिव चार्ज पे क्या होगी, एंड होगी। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई एक पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ये होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में। अच्छा, अगर हम यहां पर एक निगेटिव चार्ज रख दें तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस निगेटिव चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? और इसके रिवर्स अगर हम बोले यहां पर इसको देखते हुए, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस निगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं। ठीक है, और इस निगेटिव चार्ज की वजह से इस निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ये होगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई, तो यहां से हमारा एक कंसेप्ट बन जाता है। देखिए, अब मैं इसको मिटाने वाला हूं, यहां से हम अपना एक कंसेप्ट बना लिए। कौन सा कंसेप्ट, अब ये देखिए, ये है हमारा क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। समझ में आ रहा है? ये क्या है हमारा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम ये बोल सकते हैं कि जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो उस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा, बोल सकते हैं, बिल्कुल। और अगर हम वहां पर निगेटिव चार्ज रखते हैं तो उस निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में। समझ आ रहा है? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स क्या होगा, निगेटिव चार्ज पे लगेगा। ठीक है, और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी हम लोग निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इंटेंसिटी पढ़ चुके हैं, तो E इक्वल टू क्या होता है, F बाई क्यू। समझ में आ रहा है? इसकी बात कर रहे हैं, तो E इक्वल टू क्या होगा, F बाई क्यू, तो F इक्वल टू क्या होगा, E इंटू क्यू। तो यहां पर फोर्स कितना आ रहा है, E क्यू, और यहां पर भी जो फोर्स आएगा वो भी क्या आएगा, E क्यू आएगा। चार्ज मैग्नीट्यूड सेम है, बस क्या इनका साइन क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है, ये पॉजिटिव और ये क्या है, निगेटिव है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, मतलब एक कंसेप्ट हमारे यहां से बन चुका है।
कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में आएगा, और जब वहां पर हम लोग निगेटिव चार्ज रखते हैं तो निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स आएगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। समझ आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे कहां? इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ आ रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसके जगह पे हम क्या रख रहे हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल रख रहे हैं। तो आइए रखते हैं। आइए अब इस फिगर को हम लोग थोड़ा साइड में बना लेते हैं। ये हमारा क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, और यहां पर हम क्या करते हैं? एक डाइपोल प्लेस करते हैं। तो डाइपोल यहां पर क्या है? माइनस क्यू चार्ज, और यहां पर क्या है? प्लस क्यू चार्ज है। तो ये क्या है? डाइपोल है। और मान लेते हैं इसका जो लेंथ है वो कितना है? 2a। समझ आ रहा है? इसका जो सेपरेशन है वो कितना है? 2a है। अब ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, और इस माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। समझ आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इस पे जो फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में आएगा। फोर्स कितना होगा? फोर्स कितना होगा? Q इंटू ई। यहां पर फोर्स कितना होगा? Q इंटू ई। समझ में आ रहा है? इतनी चीजें समझ में आई। अब यहां पर देखिए, ये फोर्स इधर लग रहा है और ये फोर्स इधर लग रहा है। दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? अलग है, एक ही नहीं है। समझ? फोर्स ऑफ लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्या है? दोनों ही फोर्स के लिए डिफरेंट है। तो दोनों ही फोर्स के लिए डिफरेंट होने की वजह से यहां पर क्या होगा? एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, कपल प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रहा है? ये फोर्स इधर लग रहा है और ये फोर्स इधर लग रहा है, तो ये क्या करेगा? इसको रोटेट करेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करेगा? ये रोटेट होगा। समझ आ रहा है? ऐसे देखिए, अरे ये देखिए, ये जैसे है, इस पे फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं और एक फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा? रोटेट होगा। ये देखिए ऐसे, ये देखिए रोटेट होगा। समझ आ रहा है? तो वैसे ही यहां पर भी हो रहा है। ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करेगा? ये रोटेट करेगा। यहां पर क्या हो गया? कपल प्रोड्यूस हो गया, और उसी वजह से यहां पर क्या आएगा? टॉर्क आएगा। इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा ये आएगा, जिसे हम लोग टाउ 1 बोल रहे हैं, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? टाउ 1। और इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा वो क्या होगा? इस डायरेक्शन में फोर्स क्या करेगा? इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? टाउ 2 बोल रहे हैं। ठीक है, अब आइए इसको हम थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख लेते हैं। यहां पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट फोर्स क्या होगा? इज net force on electric dipole placed in a uniform electric field is always 0। समझ में आ रहा है? जब हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं? प्लेस करते हैं, तो उस पर जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ये हमेशा होगा। समझ में आ रहा है? ये हमेशा होगा। कब? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम प्लेस करेंगे डाइपोल को, तो ठीक है। एज द टू इक्वल फोर्सेस two equal forces are not acting along the same line of action, these
these are produce a couple इसी को हम क्या बोल रहे हैं, टॉर्क. ओके, these are produce a couple torque about center of mass. ठीक है, समझ में आ रहा है. और जो टॉर्क होगा, ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, वो जो होता है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं किसमें, क्लास 11th में. वो जो होता है, समझ में आ रहा है, ये जो फोर्स है ये क्या कर रहा है, इस फोर्स और इस फोर्स, दोनों फोर्स की वजह से इस डाइपोल पर क्या होगा, कपल क्रिएट होगा, और इस कपल की वजह से ये क्या करेगा, रोटेट करेगा. ठीक है, और उसी कपल को हम क्या बोल रहे हैं, टॉर्क बोल रहे हैं. तो इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क आ रहा है टाउ 1 आ रहा है, और इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा वो टाउ 2 आएगा. ठीक है, वो अभी हम देखेंगे कि दोनों ही क्या है, इक्वल हैं, वो हमें अभी पता चल जाएगा. ठीक है, बट यहां पर देखिए, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between line of action and axis of rotation. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है. टाउ जो है वो क्या है, इक्वल टू है, टाउ इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, यही है हमारा, इसी के अबाउट क्या करेगा, ये रोटेट करेगा. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, समझ में आ रहा है, फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, यही तो है. ये हमारा क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये हमारा क्या है, लाइन ऑफ एक्शन. तो उन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है. अब ये डिस्टेंस कितना है वो देख लेते हैं. ये क्या है, सेंटर ऑफ मास. तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हम मान सकते हैं ये क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ये टोटल कितना है, 2a. तो ये कितना होगा, ए होगा, और ये भी कितना होगा, ए होगा. ठीक है, तो ये ए है. और यहां पर हम एक चीज और मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो कितना है, थीटा है. थीटा लिख लीजिए. एंगल बिटवीन theta is the angle between dipole moment and electric field. समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है. एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है. डाइपोल मूवमेंट यहां पर क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन हमेशा होता है वो कहां से होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव होता है. यानी कि इस डायरेक्शन में ये वाला जो डायरेक्शन है वही क्या है, हमारा डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन. ठीक है, और ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये क्या है, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन. तो उन दोनों के बीच का जो एंगल, वो एंगल जो है वो क्या है, थीटा है, वही रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई. ओके, अब आइए हम लोग यहां पर देखते हैं. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना था क्योंकि हमें टॉर्क निकालना है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. तो टॉर्क की वैल्यू निकालते हैं पहले. आइए, आप ऐसा करिए, इसे क्या कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए. मैं इस पोर्शन को रब करने जा रहा हूं. ठीक है, हो गया. ओके ओके, आइए अब मैं इसे रब कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं. देखिए क्या है हमारा यहां पर, अगर हम यहां पर
ये बोले कि नेट टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, नेट टॉर्क ऑन डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट टॉर्क कितना होगा, हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, टाउ 1 प्लस टाउ 2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि टाउ 1 का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, टाउ 2 का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, दोनों ही क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टाउ 1 प्लस टाउ 2, ठीक है। और टाउ 1 क्या होगा, फोर्स, यानी कि फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स आ रहा है, और वो कितना आ रहा है, QE, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइए पहले हम यहाँ पे टाउ 1 टाउ 2 अलग अलग निकाल लेते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर टाउ 1 निकाल लेते हैं। टाउ 1 इक्वल टू क्या होगा, टाउ इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन, और ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमें चाहिए। ये कितना है, ए है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, समझ आ रहा है। ये थीटा हमें दे रखा है और ये हाइपोटेनियस दे रखा है, तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, बिल्कुल। परपेंडिकुलर क्या होगा, ये क्या होगा, ये हमारा होगा ए साइन थीटा, होगा कि नहीं, अरे निकाल लो, यहां पर क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये हमें दे रखा है थीटा और हाइपोटेनियस दे रखा है ए, और ये हमें कैलकुलेट करना है, इसको एक्स मान लो, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, एक्स बाई ए, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए साइन थीटा, होगा कि नहीं, एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए साइन थीटा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये परपेंडिकुलर निकल गया कितना, ए साइन थीटा। तो आइए टाउ 1 अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोर्स कितना आ रहा है, QE, ठीक है, फोर्स कितना है, QE, ये देखिए ये कितना है, QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ए साइन थीटा, लिख दो ए साइन थीटा। वैसे ही टाउ 2 निकाल लेते हैं, टाउ 2 कितना होगा, फोर्स कितना है, QE, देखिए फोर्स कितना है, QE, निगेटिव चार्ज की वजह से है, टाउ 2 किसकी वजह से है, निगेटिव चार्ज की वजह से, तो फोर्स कितना है, QE। अब यहां का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला होगा, यही तो होगा। ये क्या है हमारा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इस फोर्स का ये है, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये कितना है, ए है, और ये क्या है, थीटा है, तो ये भी कितना होगा, ए साइन थीटा। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ ट्रायंगल से, तो ये भी कितना है, ए साइन थीटा। तो आइए यहां पर हम इसको पुट कर देते हैं, तो टाउ 2 भी क्या आएगा हमारा, QE ए साइन थीटा, ठीक है। अब यहां से हम नेट टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, तो नेट टॉर्क क्या होगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो क्या है, QE ए साइन थीटा प्लस QE ए साइन थीटा, ये होगा। अब यहां पर देखिए ये ऐड हो जाएगा दोनों, तो क्या हो जाएगा, 2QE साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 2AE साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। और Q इंटू 2A को हम क्या लिख सकते हैं, डाइपोल मूवमेंट, हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये क्या शो करता है, डाइपोल मूवमेंट। यहां का अगर हम डाइपोल मूवमेंट निकालें तो डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, वेक्टर P, और उसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन द अपोजिट चार्जेस कितना है, 2A। तो Q इंटू 2A क्या होगा हमारा, डाइपोल मूवमेंट। तो यहां पर हम डाइपोल मूवमेंट लिख सकते हैं, Q इंटू 2A की जगह, ये क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा, ये क्या है, टाउ नेट, ये हमारा आ गया, टाउ नेट इक्वल टू PE साइन थीटा, आ गया कि नहीं। अब यहां पर अगर हम देखें इसको कि टाउ क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी, P क्या है, डाइपोल मूवमेंट, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और E क्या है हमारा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो PE साइन थीटा हमें कुछ रिमेंबर करा रहा है, बिल्कुल रिमेंबर करा रहा है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं अभी कि दो वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या आता है, AB साइन थीटा, ये हम देख चुके हैं। तो क्या इसके हेल्प से हम ये लिख सकते हैं, जहां पर AB साइन थीटा लिखा हुआ है तो हम उसे मान सकते हैं कि ये A क्रॉस B का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो वैसे यहां पर PE साइन थीटा लिखा हुआ है, तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं
कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P क्रॉस E को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, ये लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, क्या यहां पर हम E क्रॉस P नहीं लिख सकते? यहां पर हम E क्रॉस P नहीं लिख सकते, दोनों की ही वैल्यू सेम होगी, मतलब दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम होगा, PE sin थीटा आएगा दोनों के लिए। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों में से सही कौन सा है, आइए देखते हैं। वो किस पे डिपेंड करेगा, टॉर्क के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। देखते हैं टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, नेट टॉर्क का। टाउ 2 का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। टाउ 1 का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। ये दिख रहा है ना, ये टाउ 1 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाउ 1, और उसका डायरेक्शन क्या है, ये है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये हाँ, ये है डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन टाउ 1 का, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, ये टाउ 1, ठीक है। टाउ 2 का भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज, टाउ 1 का भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो इसकी वजह से जो नेट टॉर्क आएगा उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज टाउ नेट का डायरेक्शन क्या हो गया, क्लॉकवाइज। क्या हो गया, क्लॉकवाइज, ठीक है। P क्रॉस E का डायरेक्शन क्या होगा, आइए देख लेते हैं। मैं इसे यहां पर बनाता हूं, P क्रॉस E, वेक्टर P और E को मैं यहां पर बना रहा हूं, और यहां देखते हैं इसके डायरेक्शन को, ठीक है। हाँ, P का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो P का डायरेक्शन ये है, ठीक है। और E का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये E, दोनों के बीच का एंगल थीटा, ये तो है। तो P क्रॉस E क्या होगा, P क्रॉस E देखते हैं क्या होगा, ये होगा P क्रॉस E। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे, P से E की तरफ जाएंगे, ये देखिए, फिंगर को कर्ल करेंगे किधर, E की तरफ, ये देखिए, ये ऐसे, और थंब का जो डायरेक्शन होगा वो इंडिकेट करेगा किसके डायरेक्शन को, P क्रॉस E के डायरेक्शन को, यानी कि इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन है, ठीक है। अच्छा, समझ में आ रहा है। P क्रॉस E हम लोग ऐसे इसको क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, सॉरी, यहां से देखिए, ये थीटा है और ये E है। P क्रॉस E का जो डायरेक्शन है, P से E जा रहे हैं कैसे, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये देखिए क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है। और E से P जो जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो टाउ नेट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज, और P क्रॉस E का जो डायरेक्शन हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, ऐसे क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ये कहां जा रहे हैं हम लोग, क्लॉकवाइज। और E क्रॉस P कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए हम बोल सकते हैं कि टाउ नेट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज, और P क्रॉस E का जो डायरेक्शन वो क्या है, इसके लिए P क्रॉस E क्या है, राइट है, और E क्रॉस P क्या है, रॉन्ग है। समझ में आया, इतनी चीजें समझ में आई। वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए और मैं इसे रब कर देता हूं, ठीक है। हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक, आइए। हम यहां देख चुके हैं कि नेट टॉर्क जो आया है वो क्या आया है, PE sin थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, टाउ नेट को ही क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस E के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और इस P क्रॉस E का जो डायरेक्शन होगा, P क्रॉस E का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, इनसाइड द प्लेन होगा, इनसाइड द प्लेन। ऐसे थंब रूल से हम लोग निकाल सकते हैं, वो क्या है, P क्रॉस E इनसाइड द प्लेन। थंब का जिस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन होगा वही इसके P क्रॉस E का डायरेक्शन को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, तो इनसाइड द प्लेन, ठीक है। और E क्रॉस P का कहां है, आउटसाइड द प्लेन, ठीक है। समझ में आ रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये कंफ्यूज मत होइएगा कि अभी मैं बोल रहा था P क्रॉस E तो ये क्लॉकवाइज हो रहा था, क्लॉकवाइज हम इसे देख रहे थे क्योंकि P क्रॉस E टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, और P टू E हम कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं,
P टू E कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो वो हम देख रहे थे। एक्चुअली में वो P क्रॉस E का डायरेक्शन नहीं शो कर रहा, वो P टू E हम कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और E टू P कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। समझ आया? तो उससे हम क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि टाउ नेट हमारा क्या होगा, P क्रॉस E होगा या E क्रॉस P होगा। टाउ नेट हमारा क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसलिए P से E हम कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, इसलिए P क्रॉस E क्या है, राइट आंसर। समझ में आया इतनी चीजें? तो टाउ नेट इक्वल टू क्या है, PE साइन थीटा। ठीक है, तो आइए हम यहां पर देखते हैं केस 1 के बारे में। ठीक है, फॉर मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या होना चाहिए, अगर हमें टॉर्क मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए यहां पर साइन थीटा क्या होना चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है, 1 होगी। 1 कब होगी, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री या 270 डिग्री। उस कंडीशन में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी 1। और टाउ मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा, PE अगर साइन 90 रखते हैं, PE साइन थीटा के जगह अगर हम 90 डिग्री रख दें तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो टाउ मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, P इंटू E। ये हो जाएगी हमारी किसकी वैल्यू, टाउ मैक्स की वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये कंडीशन देख लेते हैं कैसा दिखता कैसा है, किसमें, इस फिगर में। ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो यहां पर देखते हैं कि किस कंडीशन में टाउ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कब, थीटा जब क्या हो, 90 डिग्री हो। P यानी कि निगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन है ये है कहां से, E से थीटा डायरेक्शन में। अब E से ये 90 डिग्री पे हो जाए तो उस कंडीशन में जो टॉर्क आएगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी कि डाइपोल को हम कैसे प्लेस कर दें, ऐसे प्लेस कर दें, यानी कि ये क्या हो गया, निगेटिव चार्ज, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? इसी के अपोजिट अगर हम लोग बात करें, हम लोग इसको 270 करते हैं, मतलब 90 तो पहले से है, फिर 90, फिर 90, मतलब इसको सीधा ऐसे 180 डिग्री और क्या कर दें, रोटेट कर दें। यानी कि उस कंडीशन में निगेटिव चार्ज क्या होगा, यहां पर आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 90 तो ये क्या कर चुका है, पहले था, फिर ये 90 गया, फिर ये 90, तो ये टोटल कितना हो गया, 270 डिग्री हो गया कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन दोनों कंडीशन में जो टाउ की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इतनी चीजें समझ में आई। अब आते हैं, देखते हैं मिनिमम टॉर्क के लिए क्या होगी वैल्यू। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप, इसको रब कर देता हूं मैं। फॉर मिनिमम टॉर्क के लिए अगर हम बात करें तो मिनिमम टॉर्क के लिए क्या होना चाहिए, टाउ अगर हमें मिनिमम चाहिए तो उस कंडीशन में साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। और साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है, 0 होती है। किस कंडीशन में होती है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री हो या 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? इस कंडीशन में टाउ हमें क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो आइए इसका डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे, किस पोजीशन में होता है। समझ आ रहा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किस पोजीशन में हम डाइपोल को रखें तो वहां पर हमें मिनिमम टॉर्क मिलेगा। आइए फिर से बनाएंगे हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इसमें जब थीटा को हम 0 कर दें, यानी कि P और E क्या हो जाए, अलोंग हो जाए एक दूसरे के। ठीक है, यानी कि E का डायरेक्शन क्या है, ये है, और इसी के अलोंग हमारा क्या हो, P का डायरेक्शन हो, वेक्टर P, यानी कि -q यहां पर और ये क्या हो, +q हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, मिनिमम टॉर्क होगा। आइए देखते हैं, यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
और इस पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा इस वाले पे -q पे, वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये डायरेक्शन होगा। तो अब यहां पर ये देखिए, अब दूसरा केस बनाते हैं 180 डिग्री के लिए। अब इसी डाइपोल को हम क्या करते हैं, 180 डिग्री क्या करते हैं, मूव कर देते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया -q और ये हो गया +q। ठीक है, फिर से बना देता हूं। ये है -q और ये क्या है, +q। ठीक है, वेक्टर p यानी कि डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, -2 निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और e का डायरेक्शन ये है। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। अच्छा, तो यहां पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, यहां पर किस डायरेक्शन में होगा, ये होगा फोर्स का डायरेक्शन। और यहां पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कौन सा डायरेक्शन होगा, ये होगा। समझ आ रहा है। अब दोनों में से एक कंडीशन जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम का है और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का है। कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम का है, यह है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस। और ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। ठीक है, ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस। समझ में आया। अच्छा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि जब हम इसे डाइपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, इसके पोजीशन से अगर हम इसको डिस्प्लेस कर दें तो ये देखिए ये क्या होगा, मतलब इसको थीटा एंगल पे रोटेट कर दें। समझ में आ रहा है। इसको अपने पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करते ही इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आ रहा है। +q यहाँ पर तो फोर्स इस डायरेक्शन में, -q यहाँ पे तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। और ये क्या करेगा, कपल क्रिएट करेगा, टॉर्क क्रिएट करेगा। और ये क्या करेगा, फिर से अपने ही पोजीशन पे वापस आ जाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे हमने इसको डिस्प्लेस किया यहाँ से ऐसे, तो ये क्या करेगा, अपने ही पोजीशन पे वापस आ जाएगा ड्यू टू टॉर्क। ठीक है, टॉर्क प्रोड्यूस करने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अपने ही पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। मतलब इसको अगर हम दूसरे पोजीशन चेंज करना चाहें, इसका पोजीशन क्या करें, थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, तो ये वापस अपने ओरिजिन पे आ जाता है, अपने मीन पोजीशन पे आ जाता है। इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहां पर देखते हैं क्या हो रहा है। और जब हम यहां पर इसको डिस्प्लेस करते हैं तो ये क्या होगा, यहां पर फोर्स लगेगा। देखो यहां पर फोर्स लगेगा और यहां पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसको क्या करेगा, और रोटेट कर देगा। समझ में आ रहा है। और इसको मूव करके इस वाले पोजीशन में आ जाएगा। देखो ये ऐसे, समझ में आ रहा है। तो इसलिए ये क्या है, अनस्टेबल है। मतलब थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस किया तो ये क्या हो गया, अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आया, अपने मीन पोजीशन पे नहीं आया, वापस उसी पोजीशन को रीगेन नहीं किया। इस वजह से ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया। इतनी चीजें समझ में आई। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग ये पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसके आगे हम और भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और जेई में भी क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो उस पर अब हम बात करेंगे। कुछ दिनों में वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और हमारा चैप्टर 1 क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं, इनको हम लोग देखेंगे। कौन कौन से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।